नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इनसाइट पे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एमसीक्यूज। लॉ ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी इस चैनल पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जल्दी से उसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे कई बार इसी तरह के जो हमें एमसीक्यूज हैं हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे हमें कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लॉ ऑफ डिमांड को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है एज प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज। ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जो भी हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था किस तरह से प्राइस और डिमांड का एक इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे इसने पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा है एज प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज। राइट, ये हमारा दूसरा ऑप्शन। थर्ड सी ऑप्शन है हमारा एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। ठीक है। और लास्ट वन है डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, मतलब कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। राइट, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। आप अब आपको इसमें से चूज करना है कि जिन बच्चों ने भी लॉ ऑफ डिमांड ध्यान से पढ़ा होगा, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह से हम एक नॉर्मल, अगर डे टू डे लाइफ की भी बात करेंगे, जब भी हम मार्केट में जाते हैं कि कोई भी चीज़ हमें जो बहुत ज़्यादा चीप मिल रही होती है, बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही होती है, तो हमारी जो कंजप्शन है उस चीज़ की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उस केस में जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। राइट। अब दूसरा है प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड कम होगी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब थर्ड ऑप्शन है हमारा इफ द प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज। राइट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अगर हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो हमारी जो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी। राइट, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसने बोला है द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट अंडर द अजम्पशन। एक अजम्पशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल व्हेन वी अप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड, एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने पढ़ा, इफ़ द प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज। ठीक है, यही हमने देखा। अब इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, एक अजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अप्लाइंग दिस लॉ। राइट, अब इसने सबसे पहला दिया है इनकम लेवल चेंजेस। राइट, अब आप यहाँ पे देखो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर उसकी इनकम लेवल चेंज होगी, तो अगर उसका इनकम बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही विल नॉट सी द प्राइस। ठीक है, तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो डिमांड है और उसकी जो चॉइसेस हैं वो चेंज हो जाएंगी। दूसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज। ठीक है, अगर कोई एक इंसान है जो अभी कहीं लेट अस सपोज कोल्ड रीजन में रह रहा है, कोल्ड रीजन में रह रहा है, तो उसकी जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगी एज कंपेयर टू व्हेन ही विल बी लिविंग इन सम हॉटर एरिया। ठीक है, कोई गर्म एरिया में रह रहा होगा तो उसकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कहीं हॉट एरिया में रह रहा है तो ही मस्ट बी हैविंग सम कोल्ड ड्रिंक, और राइट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहा होगा। ऑन द अदर हैंड इफ ही इज लिविंग इन सम कोल्ड एरिया, तो यहाँ पे ये टी और कॉफ़ी जो है इनमें से कुछ प्रेफर कर रहा होगा। राइट, सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड सी ऑप्शन है इसमें बोला है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं उस केस में सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात देखी जाएगी, बाकी सब सभी जितने भी हमारे बाकी जो हमारे और जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो सारी क्या मानी जाएंगी, कांस्टेंट मानी जाएंगी। जितने भी हमारे अदर फैक्टर होंगे वो कांस्टेंट माने जाएंगे। और जो लास्ट वन है सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है,
मतलब कि सप्लाई भी बढ़ जानी चाहिए। जब लॉ ऑफ डिमांड, अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ये इस तरह का कोई भी असम्पशन नहीं है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस और डिमांड की बात हो रही है तो इस चीज़ में हम सिर्फ एक और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी लॉ एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे बाकी सभी चीज़ें जो है वो क्या रहेंगी, एज इट इज़, मतलब कि उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं option number next, that is question number next, that is question number. Now here is question number 3, which of the following is an exception to the law of demand। अब law of demand अगर आपने हमारे साथ इस चैनल पे अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने कुछ एक्सेप्शंस की भी बात की थी, ठीक है, कई सारी एक्सेप्शंस की बात की थी। अब इसमें उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन, इनमें से कौन सी ऐसा एक्सेप्शन है जो लॉ ऑफ डिमांड जहां पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन ए दिया गया है नॉर्मल गुड, ऑप्शन बी जो हमें दिया गया है दैट इज इंफीरियर गुड, ऑप्शन सी जो हमें दिया गया है दैट इज गिफन गुड्स, एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड, राइट। अगर आपको इनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज हो सकता है, जैसे ये इंफीरियर गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड या गिफन गुड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है नॉर्मल गुड तो आ गया, इसमें तो सभी को पता होगा कि नॉर्मल गुड पे ही जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल होगा, कोई भी एक नॉर्मल गुड है उसी पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, तो ये एक्सेप्शन नहीं हो सकती। इसके बाद इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड पे भी ये लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन नहीं हो सकती। इसके बाद है हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज गिफन गुड। गिफन गुड अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार आप हमारी प्रीवियस वीडियो विजिट करेंगे, उसमें आप देखेंगे हमने ऑलरेडी ये सारी एक्सेप्शंस जो है वो डिस्कस की हुई हैं, और लास्ट में आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, राइट। तो इस पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अब इसके साथ हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है द डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप, ठीक है। डिमांड कर्व जो है वो किस तरह से स्लोप करता है, अगर आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो स्लोप करता है, ठीक है। अभी भी आपको वीडियो मतलब कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं किस तरह से हमने एक स्लोप बनाया गया, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, किस तरह से कि अगर यहाँ पे हमारा प्राइस है और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है, हायर द प्राइस लेसर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, जितना ज़्यादा हायर प्राइस होगा उतनी ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ऑन द अदर हैंड लोअर द प्राइस हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइम जब प्राइजेस वेरी करेंगे, ठीक है। अब इसने बोला है कि नॉर्मली जो हमारा डिमांड कर्व है वो किस तरह से स्लोप करेगा। सबसे पहले इसने दिया है अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मतलब कि दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। अब उसने बोला अपवर्ड स्लोप है, लेफ्ट टू राइट होता है, डाउनवर्ड स्लोप राइट टू लेफ्ट, सॉरी डाउनवर्ड स्लोप लेफ्ट टू राइट, इस तरह से जा रहा है। और तीसरा बोल रहा है ये वर्टिकल, एंड फोर्थ वन इज हॉरिजॉन्टल। अब आप इसमें से अगर आपने बच्चों ने ध्यान से ये पढ़ा होगा कि किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड नहीं होगा, ठीक है। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है हमेशा हमारा डिमांड कर्व जो है वो देखा जाता है। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इसी के साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, द लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किन दो चीजों के बारे में रिलेशन बताता है, ठीक है। अभी हमने इसमें देख लिया किस तरह से यहाँ पे हमें बोला गया है कि रिलेशन किस किस के बारे में बता रहा है, प्राइस और इनकम के बारे में बता रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या प्राइस एंड कॉस्ट के बारे में। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे जब हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक तो प्राइस बनाया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी। दैट मीन्स जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कंज्यूमर को दो ही चीज़ों से फर्क पड़ता है, फर्स्ट इज प्राइस एंड सेकंड इज क्वांटिटी डिमांडेड। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी कम क्वांटिटी डिमांड करेगा, ठीक है। और जितना कम प्राइस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी जो है हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा डिमांड कर्व हमारी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, और यहाँ पे इसने दिया गया है नॉट कॉज अ मूवमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो डिमांड कर्व पे नहीं होगी। इस चीज़ को आप ध्यान देना, नॉट, ठीक है, कई बार हम इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन को, जिसकी वजह से हमारे ऑप्शन जो है वो गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। सपोज अगर एक गुड है जिसकी जो करंट प्राइस है दैट इज 10, ठीक है, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। अभी इसकी जो प्राइस है दैट इज 10 एंड क्वांटिटी डिमांडेड हियर इज 2, ठीक है। अब चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड, अगर यहाँ पे इसकी कोई प्राइस है वो चेंज हो जाता है, सपोज ये 6 हो गया, देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो बी चेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है हमारा गलत हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, चेंज इन द इनकम, चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। अगर हमारे कंज्यूमर की जो इनकम जो है वो बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाएगी तो देयर आर चांसेस कि जो उसका कंजप्शन पैटर्न है, कंजप्शन पैटर्न जो है वो हो सकता है चेंज हो जाए, और वो हो सकता है किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, एंड देयर आर चांसेस दैट द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा दैट विल बी चेंज इन द कंज्यूमर इनकम, ठीक है। देयर इज नॉट अ मूवमेंट अलोंग, अलोंग नहीं है, देयर इज अ शिफ्ट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे चेंज इन द प्राइस ऑफ द सेम गुड, और नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है टेम्पररी डिस्काउंट इन द ऑन द गुड्स। अगर आप देखते हैं कई बार हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स पे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलने में क्या होता है कि सपोज जो 100 रुपये की चीज़ है हमारे एकदम से हमें 50% डिस्काउंट पे हमें मिल गई, तो रेट हो जाएगा हमारा 50%, 50 रुपी, और जिसकी वजह से हमारी जो कंजप्शन है वो कई बार इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जब भी आप आंसर लगाने जाएंगे तो यू हैव टू read the question very carefully as well as we have to read the options very carefully as well, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइज इट रिफ्लेक्ट, ठीक है। क्या बोला इसने, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी का जो प्राइस है, किसी कमोडिटी का जो प्राइस है, इफ इट विल फॉल एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज इट रिफ्लेक्ट, क्या बताएगा वो, ठीक है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, क्या वहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, देयर विल बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड, या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। और लास्ट वन है सप्लाई, अराइज इन द सप्लाई, ठीक है। सप्लाई की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जब भी सप्लाई वाला, मोस्टली चांसेस होंगे कि सप्लाई वाला जितना भी ऑप्शन होंगे वो इसमें कोई भी रोल उनका नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सपोज यहाँ पे 10 रुपये प्राइस है, ठीक है, और 2 रुपये हमारी कंजप्शन है, डिमांड है। तो अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल, अगर यहाँ पे 6 रुपये हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है फ्रॉम 2 इट विल इंक्रीज टू 4, ठीक है। तो जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी सी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिवन गुड्स आर अ टाइप ऑफ नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड, इंफीरियर गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इसमें बोला गया है गिवन गुड हमारी किस तरह का एक जो गुड है, इज इट अ नॉर्मल गुड, क्या ये नॉर्मल गुड है, लग्जरी गुड है, इंफीरियर गुड है, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। गुड, गिवन गुड अगर आपने ध्यान से लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, गिवन गुड की क्या प्रॉपर्टी है, दैट इफ द प्राइजेस विल इंक्रीज इट्स डिमांड विल increase, right? So this is an exception to the law of demand, as well as when the price of the given good will fall, automatically the demand will also fall. So here given goods are inferior good, given good क्या है हमारे, inferior good है, जहाँ पे अगर inferior good की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो उसका डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर उसकी प्राइस गिरेगी तो उसकी डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि डिमांड कर्व में शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द
डिमांड कर्व मीन्स कि हम इसी डिमांड कर्व के आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। बट शिफ्ट का मतलब है टोटली एक नया डिमांड कर्व जहां पे बन जाता है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे हमें क्या दिखेगा, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कब दिखेगा, चेंज इन द कमोडिटीज ऑन प्राइस, जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाएगी, मतलब कि यहाँ 10 रुपए से वो 6 रुपए पे पहुंच गया, तो डू यू थिंक दैट देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व? नो, हियर इट इज मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। इसके बाद है चेंज इन द कंजप्शन प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, सॉरी, चेंज इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब एक कमोडिटी जो इंसान पहले ले रहा था, सपोज यहाँ पे वो मैंगो ले रहा है, ठीक है, दिस इज अ डिमांड कर्व फॉर मैंगो, ठीक है। अब उसका जो टेस्ट है, उसकी जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई, अब वो मैंगो नहीं लेना चाहता, अब वो लेना चाहता है फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस, ऑरेंजेस लेना चाहता है, तो टोटली देयर विल बी अ न्यू डिमांड कर्व फॉर दैट, राइट। तो देयर आर चांसेस कि बी ऑप्शन कैन बी द करेक्ट वन, राइट। इसके बाद हम चलेंगे, पहले सी वाले पे देख लेते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट। और अगर हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा सब्सिट्यूट है, ठीक है, जो अगर हम फ्रूट लेने गए, ठीक है, कोई सा भी हमें फ्रूट लेना था, मैंगो जो है दैट इज 100 रुपी के जी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ऑरेंज है दैट इज 50 रुपी के जी। तो अब हमने देखा कि ऑल्दो दीज आर नॉट सब्सिट्यूट, बट स्टिल हम अगर फ्रूट की बात करेंगे, कोई सा भी फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसने बोला कि अगर एक 100 रुपये का फ्रूट मिल रहा है और दूसरा 50 रुपये का, तो मैंने जो कोई सा भी फ्रूट बोला था, तो मैंने 50 रुपये वाला फ्रूट जो है वो ले आया। सो इन दिस केस आप देख सकते हैं, देन टू वी विल बी हैविंग अनदर डिफरेंट डिमांड कर्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल ऑल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन, और डी जो है हमें दिया गया है बोथ ऑप्शन बी एंड सी, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो डी है दैट इज करेक्ट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है हमारा, डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है डिजाइनर लग्जरी गुड, दूसरा दिया गया है स्टेपल फूड आइटम्स, सी दिया गया है मोबाइल फोन, डी दिया गया है टेक्स्ट बुक। अब हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हेन द प्राइसेस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे डिजाइनर लग्जरी गुड, अगर आप डिजाइनर और लग्जरी गुड की बात करें, सपोज हम ज्वेलरी ले लेते हैं या कोई डायमंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों ने लास्ट हमारा लेक्चर देखा होगा, तो उसमें हमने कुछ एक्सेप्शन की बात की गई है, जिसमें हमने कहा है कि इस तरह की जो डिज़ाइनर या लग्जरी गुड्स जो हैं, जब भी उनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जो उनकी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन इन द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है, एक एक्सेप्शन। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं स्टेपल फूड, मोबाइल फोन या टेक्स्ट बुक, इनमें से कुछ भी है, जब इनमें से किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ का जब प्राइस जो है वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप स्टेपल फूड देख लीजिए, ठीक है, कई बार लोग जो हैं राइस और वीट की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर इनमें से एक का भी जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिसका भी प्राइस कम होगा या जिसका भी प्राइस कंपैरेटिवली इन दोनों में लो होगा, लोग ऑटोमेटिकली वो खरीदना शुरू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन जैसे ही हमारी सेल वेल लगती है, कई बार आपने देखा होगा सेल पे, कई बार डिस्काउंट पे हमें कुछ प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल फ़ोन वगैरह मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड जो है उन उस टाइम पे उन प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो उस टाइम पे लोगों का जो खरीदने का जो है पूरा कंज्यूमर कंजप्शन जो है वो उनकी बढ़ जाती है। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि जो इसका सही आंसर होगा दैट विल बी ए, डिजाइनर लग्जरी गुड्स। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वेबलिन गुड्स आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड बिकॉज। अब जिन बच्चों को पता होगा वेबलिन गुड क्या है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि वेबलिन गुड क्या है। दीज आर इंफीरियर गुड, नंबर 1। दूसरा है दीज देयर डिमांड इंक्रीज विद द प्राइस ड्यू टू प्रेस्टीज वैल्यू। इसके बाद है देयर दे हैव नो सब्सिट्यूट, और डी ऑप्शन है दे आर नेसेसिटीज, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने लास्ट हमारा वीडियो देखा होगा उसमें हमने सेम यही चीज डिस्कस की थी कि वेबलेन गुड क्या है, देयर डिमांड इंक्रीज विद प्राइस,
ड्यू टू प्रेस्टिजियस वैल्यू। तो जितनी भी चीज़ें जो कि प्रेस्टिजियस वैल्यू रखती हैं, सेम चीज़ हम ले लेते हैं यहाँ पर डायमंड, कि अगर इनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो वेबलिन गुड में क्या है, एक्सेप्शन है, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा वेबलिन गुड, राइट। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस फॉल लेड कंज्यूमर टू। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो अगर किसी के प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो फॉल होता है तो इस चीज में कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, बाय मोर ऑफ द चीपर गुड एंड लेस ऑफ द एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट, बाय लेस ऑफ ऑल गुड, ओनली बाय लग्जरी गुड, इग्नोर प्राइस चेंज। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कभी भी जब हमारा प्राइस जो है वो फॉल होगा उस केस में जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या करेगा, बाय मोर ऑफ द चीपर गुड। ठीक है, जो भी सस्ती चीज है वो ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, चाहे कोई भी है। ठीक है, जो हमारा रैशनल जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, जब भी प्राइसेस डाउन जाएंगे ही विल ट्राई टू कंज्यूम एज मच एज पॉसिबल, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पे। के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये बोल रहा है द इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस फॉल इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉल, अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो फॉल कर गया, ठीक है, प्राइस अगर गिर गया, तो उस केस में जो कंज्यूमर है वो कैसा फील करेगा, ही विल फील पुअर एंड बेस्ट एंड बाय लेस। ठीक है, सपोज मैंगो है, ठीक है, और इसके प्राइसेस जो है वो गिर गए, तो इस केस में जो प्राइजेस गिरने से क्या वो गरीब फील करेगा और कम खरीदेगा, बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ही विल फील रिच एंड बाय मोर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर प्राइजेस गिर गए हैं तो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ ईच पेनी स्पेंड ही विल बी स्पेंडिंग विल बी मोर। ठीक है, जो पहले 100 रुपये केजी जो मिल रहे थे, जो 100 रुपये पर केजी मिल रहे थे मैंगोज, राइट, अब वो उसे 50 रुपये केजी जो है वो मिल रहे हैं। So that means now he will feel rich. उसे क्या फील होगा, that he is a rich and he will buy more. जहां वो पहले 1 kg लेने जा रहा था, अब उसने देखा 50 रुपए केजी है, तो he might be buying 2 kgs. Only save money, shift to inferior good. So इसमें ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है, राइट। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फील रिच एंड बाय मोर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Now, question number 14 is the law of demand assume that all the other factor remain constant. This concept is known as, अब यहाँ पे law of demand कहता है all the other factor will remain constant. इसका एक specific terminology इसको दी गई है, राइट। अगर आप इन चारों ऑप्शन को जाएंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ceteris paribus is the correct answer. तो ceteris paribus means that all the other factor will remain constant, जो कि एक हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है दैट इज ceteris paribus, दैट मीन्स ऑल द अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने समझा कि किस तरह से सारे जो बाकी फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है दैट विल बी रॉन्ग, राइट। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज डिमांड फंक्शन एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये जानबूझ के क्वेश्चन मैंने विदाउट एक एमसीक्यू वाला नहीं लिया है, ये एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है। लास्ट टाइम अगर जिन बच्चों ने भी हमारा लेक्चर जो है वो अटेंड किया होगा उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से हमने ये जो क्वांटिटी डिमांड जो है, ठीक है, उसे हमने सॉल्व किया था और हमने चेक किया था किस तरह से प्राइस जो है वो इफेक्ट करता है हमारी क्वांटिटी पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से हमने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में हमने दिया गया है, गिवन द डिमांड फंक्शन हमें दिया गया है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100 माइनस 5p। ठीक है, और इसमें हमने दिया गया है कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइजेस इज इक्वल टू, फर्स्ट उसने दिया गया है व्हेन द प्राइस राइज टू 10। ठीक है, अब ये जो p है दैट इज द प्राइस, राइट। तो उसने दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द प्राइस इज 5 देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे 100 माइनस 5 एंड इन प्लेस ऑफ दिस प्राइस वी विल पुट 10। तो हमारी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी दैट इज 100 माइनस 50 इज इक्वल टू
50। तो यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आ जाएगा 50। ठीक है, दैट मीन्स इफ द प्राइस इज इक्वल टू 10 द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 50। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे इफ द प्राइस इज इक्वल टू 15, ठीक है, अगर प्राइस जो है वो 15 है, इन दैट केस क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100 minus 5p. Again we will put the value of price that is 15. So in this case आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज 25। इट मीन्स इफ द प्राइस विल इंक्रीज द क्वांटिटी विल डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इफ प्राइस विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो हमने लॉ ऑफ डिमांड के लिए लिया हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया है, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि किस तरह से आपको अगर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो निकालनी है, कि एक सर्टन प्राइस आपको दिया गया होगा और बोला होगा कि आपको यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है, तो उस केस में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम ये वाला जो हमारा लेक्चर है इसे वाइंड अप करेंगे। सो बने रहे आप हमारे लेक्चर पे, जहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और उनके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी हम इस चैनल पर डिस्कस करते रहेंगे। राइट, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।